हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले मैंने आपको आज जो पढ़ाने वाली हूँ उसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आप इसे पढ़ लीजिए, लेकिन इसका आंसर आप टॉपिक होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने और कब प्रस्तुत की थी? ए जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में, बी मोतीलाल नेहरू ने 1927 में, सी मोतीलाल नेहरू ने 1928 में और डी जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में। तो इसका आंसर आप मुझे जब हम अपना टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था, साइमन कमीशन पढ़ाया था, उसका बहिष्कार क्यों हुआ था। ये सब हम एक लाइन से पढ़ रहे हैं, तो आप पुराने वीडियोस भी देखते चलिए। इससे पहले देखते हैं अपना फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और मलेशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ठीक है, क्या नाम है? हरिमऊ शक्ति, ये आप याद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि जो उस समय भारत सचिव थे हमारे लॉर्ड बर्किनहेड, उनने भारतीयों को एक चुनौती दे दी थी। जो साइमन आयोग था उसने तो उत्तरदायी शासन देने के लिए भारत को मना कर दिया था। तो जो सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भारतीय को चुनौती दी कि आप अगर कर सकते हैं तो अपना एक ऐसा संविधान बनाइए जो सब लोग उसको माने। ठीक है, सब लोगों को स्वीकार हो, ऐसा संविधान बनाकर बताइए अगर आप लोग उत्तरदायी शासन के लायक हैं। तो देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वह एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो समानता भारत के सभी लोगों को मान्य हो। ठीक है, इन्होंने भारत को एक चुनौती दे दी भारतीयों को कि आप अपना खुद का संविधान बनाएं जो सबको मान्य हो। तो क्या हुआ कि भारतीय नेता थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं बना सकते, हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। तो जो भारतीय नेता थे उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन, सारे दलों का एक सम्मेलन बुला लिया दिल्ली में 1928 में, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की उन्होंने योजना बनाई जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। तो क्या हुआ कि मई 1928 में मुंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। तो जब दूसरी सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई गई तो उन्होंने एक समिति बना दी, इसलिए संविधान निर्माण के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान, शुएब कुरैशी इत्यादि थे। तो इस समिति में और लोग भी थे, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, तो आपको लगेगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो फेमस है। लेकिन नहीं, मोतीलाल नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसका नाम क्या था? नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या था? उन्हें डोमिनियन संविधान का खाका था इस रिपोर्ट में, कि हम अपना संविधान कैसा बनाएंगे। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिश की गई थी संविधान निर्माण के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इन्होंने सिफारिश की थी पहली, कि भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा। अब देखिए डोमिनियन क्या होता है? डोमिनियन का मतलब हो गया कि एक राज्य जो दूसरे राज्य के अधीन रहेगा। ठीक है, मतलब स्वशासन तो रहेगा, हम अपना खुद का शासन कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे राज्य के अधीन रहेंगे, है ना, जैसे हम ब्रिटिश के अधीन है। तो उन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी। वे आपको देखना है कि इस रिपोर्ट में उस समय उन लोगों की क्या, मतलब वो सोचते थे, उनकी क्या मांगे थी। तो उन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं रखी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मांग रखी डोमिनियन अधिराज्य की मांग रखी थी। ठीक है, दूसरी मांग थी भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा और मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसी हमारी अभी की व्यवस्था है वैसे ही मांग थी कि भारत में एक संघ हो, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो, ठीक है, दो सदन हो, मंत्रिमंडल जो हो वो सदन के प्रति उत्तरदायी हो। और इनकी मांग थी केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशेष शक्तियां केंद्र को दी जाए। जैसा फ्रेंड्स अभी है कि केंद्र और जो प्रांत बने हैं उनमें क्या है? शक्तियों का विभाजन है। और किंतु अवशेष शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां हैं, वो किसको? केंद्र को दी जाए। ठीक है, सेंटर को दे दी जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। इनकी मांग थी कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किए जाए। देखिए फ्रेंड्स, और क्या मांग थी? देसी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए।
तो इनकी मांग थी कि पहले हमें उत्तरदायी शासन दीजिए, बाद में किसी राज्य को संघ में शामिल कीजिए। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक प्रमुख भर की रहेगी। जैसे हमारा राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख हो, उसका ज़्यादा रोल ना हो। भारत में प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। इन्होंने इन चीज़ों की स्थापना की मांग कर रखी थी फ्रेंड्स। और वो चाहते थे कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। देखिए, इसका मतलब हुआ कि पहले ना सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया था। जैसे अगर मुसलमान है तो उनको मुसलमान ही चुनेंगे, वही उनको वोट देंगे, सिख है तो उनको सिख ही वोट देंगे। तो पृथक निर्वाचन मंडल था। इन्होंने कहा कि ये हटा दीजिए और संयुक्त निर्वाचन एक साथ उनका चुनाव कराइए, ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए स्थान आरक्षित कर दीजिए जैसा अभी है, ठीक है, उनके लिए स्थान आरक्षित कर दीजिए, उनके उनको पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दीजिए। लेकिन यह व्यवस्था उस जगह लागू ना करे जब मुसलमान बहुसंख्यक हो, ठीक है। अगर मुसलमान बहुसंख्यक है तो उनको मतलब उनके स्थान आरक्षित ना करिए, जहाँ पर वो कम है, अल्पसंख्यक है, वहीं पे उनके स्थान आरक्षित करिए। ऐसी व्यवस्था की मांग की गई। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म का हर प्रकार के राज्य से पृथककरण, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार जैसे महिलाओं के लिए समान अधिकार, वयस्कों के लिए मताधिकार, इस तरीके की उन्होंने मांगे रखी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब ये रिपोर्ट आई तो जो कुछ युवा नेता थे उन्हें ये पसंद नहीं। उन्होंने कहा हमें पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता का लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस का। तो देखिए, कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सका, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वो लोग थे तो उन्हें पसंद नहीं आई डोमिनियन स्टेटस की मांग रखना। तो क्या हुआ कि लोग कांग्रेस में मतभेद हो गया और ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सकी। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि ने इसका विरोध किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं कि इसकी स्थापना किसने करी, इसकी स्थापना इसने करी, किसने करी। तो आप ये तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति इत्यादि उनने करी थी 1928 में। क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पसंद आया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी जाए, इन्होंने कहा पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाए। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि अब आपको वो अच्छे से याद हो गया होगा उसका आंसर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।